हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको 2025 का कक्षा 10 का सेट नंबर 4 करा रहा था, जिसमें से कुछ प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में हल करा दिया है और कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो आज मैं उन प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के इन तक इन सभी प्रश्नों को देखें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न तो आपको ये है, ये थेल्स प्रमेय है। तो सबसे पहले ये प्रश्न कह क्या रहा है, आपको मैं इस प्रश्न के समझा रहा हूँ। ये प्रश्न आखिर कह क्या रहा है, चलिए देखिए इधर। तो प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मान लो ये कोई त्रिभुज है, चलिए मैं इसी को कह देता हूँ। ये कोई त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देख लीजिए आप। एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा हमारी कौन है बोलो, BC है। मैं यहां समझा देता हूं। ये एक त्रिभुज है ABC। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इसके समांतर ये खींची गई सरल रेखा, ये एक सरल रेखा खींच दिया, इसे हम D कहेंगे, इसे कहेंगे E, कुछ भी मान सकते हो आप। तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजा कौन है, तो अन्य दो भुजा AB और AC है। समझ रहे हो ना। अन्य दो भुजा कौन है, अन्य दो भुजा आपका AB और AC। तो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो जिन दो बिंदुओं पर मानी D और E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो समान अनुपात का मतलब हुआ कि AD बटे DB, समान अनुपात का मतलब यही हुआ, यानी कि AD बटे DB। तो AD और बटे में हो जाएगा आपका DB बराबर AE बटे EC। तो AE और बटे में EC, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देख लो कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ये कोई त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा BC के समानांतर खींची गई सरल रेखा, इस भुजा BC के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा AB और AC है ना, दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर यानी D और E पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु, ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि AB पर ये बिंदु D है, AC पर ये बिंदु E है ना। तो ये AD बटे DB बढ़ गया, दो भुजाओं का अनुपात। तो AD बटे DB, AE बटे EC, हमें यही करना है इस प्रश्न में। तो ये प्रश्न हो गया। आशा है कि सभी बच्चों को ये बात, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तो हमें इसे प्रूव करना है, मैं तो क्वेश्चन आपको समझा रहा था, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को प्रूव करना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बोलो, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। हम क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे पहले कि यहाँ पर दिया है, ठीक। तो क्या दिया है बेटा, तो त्रिभुज ABC दिया है ना, ABC बोलो दिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में
अब ये BC समांतर हो जाए किसके बोलो, इसको D मान लो, इसे E मान लो। तो BC समांतर DE, तो यहाँ पे लिखेंगे BC समांतर D। बस इतना ही हमको लिखना है, दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है। क्या लिखोगे बोलो, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है आपको, AD बटे DB, तो AD और बटे में DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, AE बटे EC, तो यहाँ पर हो जाएगा AE और बटे EC। ये हमें क्या करना है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, कोई भी प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें कोई ना कोई रचना करनी पड़ती है, बिना रचना के हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर रचना, ये D से हम इस पर जो है एक लंब खींच देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम यहाँ पर जो है एक लंब खींच देते, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु E से। इसे आप मान लो ये M है और इसे मान लो आप N है। तो रचना हमने यहाँ पर लिखेंगे रचना। रचना में आपको लिखना है कि बिंदु D से, बोलो, बिंदु D से AC भुजा पर DN लंब खींचा। बोलिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D से, पहला नंबर कि बिंदु D से, बिंदु D से AC पर, D से AC पर DN लंब खींचा। DN लंब खींचा। बिंदु D से AC पर लंब DN खींचा। यहाँ पे दूसरा लिखेंगे बिंदु कहाँ से, D से, ये तो हो गया। बिंदु E से AB पर, तो बिंदु E से AB पर EM लंब खींचा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे उपपत्ति। अब क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो आपको इसके बाद लिखना है बेटा उपपत्ति। क्या लिखना है बोलो, उपपत्ति लिखना है। तो अब आप लिखिए यहाँ उपपत्ति। इस उपपत्ति में देखिए, आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, AD बटे DB। तो AD यानी कि पहले त्रिभुज ADE, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आपको फार्मूला पता होगा त्रिभुज का, 1/2 गुणे आधार और गुणे होगा ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। कौन होगा, आधार होगा AD। अब आपके मन में होगा कि आधार ये AD ही क्यों माना। तो बेटा जी, हमेशा लंब आधार से ही खींची जाती है। ये आपको याद रखना है कि लंब हमेशा कहाँ से खींची जाती है,
आधार से खींचा जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो लंब हमने खींचा यम ई, ये लंब कहाँ से खींचा? एडी से। और जहाँ से खींचा जाता है, जिस भुजा से खींचा जाता है, जिस भुजा पर लंब डालते हैं, हमेशा वो आधार होता है। ध्यान देना, आधार में ही लंब डाल सकते हैं, आधार से ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एडी हो जाएगा आधार, और ऊंचाई हमारा ईएम हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? ईएम, है ना। तो आप इसे जो है लिख देना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। बोलो, इतनी बात समझ में आई ना। आप लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई, ये वाला। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार देखिए आप यहाँ, आधार तो ये होगा डी बी, है ना, देख रहे हो यहाँ डी बी। तो आधार कौन होगा? डी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी। और ऊंचाई कौन होगा बेटा? ऊंचाई होगा ई एम, ई एम। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि सर जी त्रिभुज तो हमने लिया है बी डी ई, तो आप इसे लंब क्यों मान रहे हैं? तो बेटा जी, हमेशा जो लंब होता है ना, जो हम लंब होता है ना, हमेशा ये हो गया और ये हो गया। ये क्या है बोलो? ये अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है बोलो? अधिक कोण त्रिभुज है। अब अधिक कोण त्रिभुज में लंब हम कैसे खींचे बताइए? अधिक कोण त्रिभुज में लंब हम नहीं खींच सकते। तो लंब खींचने के लिए इसे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना होगा, इस तरह से। इसे थोड़ा सा हमें क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा। बोलो बेटा। तो कभी भी ये अधिक कोण त्रिभुज है, हम यहाँ पर लंब नहीं खींच सकते, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आधार होगा ना, यही होगा, आधार यही होगा। आधार इसे आप मत लेना कि यहाँ से आधार मान लो, नहीं, आधार यही होगा, ये वाला। तो वही काम इस त्रिभुज में देखिए, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके इस तरह से ये हमारा हो जाएगा लंब। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये बात जरूर समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको EM लंब ले लिया, ठीक है। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला हम मिटा देते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, यही लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो समीकरण 1 कौन है? ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब बटे क्या हो जाएगा? ये होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो ADE का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुणे AD
गुणे ई एम और बटे ये हो जाएगा 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एम। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इधर कि यहाँ पर ये ई एम से ई एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपको मिलेगा भैया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका AD और बटे में बचा DB। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। समीकरण 1, 2, अब इसे आप मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। मैं इसे भी मिटा देता हूं। आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब हमें ये वाला लंब तो हमने कर लिया। अब ये वाला देखिए, ये पुनः से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पुनः लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा कौन होगा, AE। हमने बताया ना कि लंब जिस भुजा में पड़ा हो हमेशा आधार से ही लंब डाला जाता है। तो ये आधार ही तो होगा ना, तभी तो ये लंब कहलाएगा। DN AE पर लंब पड़ा है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा AE और बटे गुणे ऊंचाई कौन हो जाएगा, DN। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना, त्रिभुज है ना। तो DEC का क्षेत्रफल, यहां पर भी ये अधिक कोण बन रहा है। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कौन होगा हमारा, EC। तो यहां पर हो जाएगा EC। ऊंचाई कौन होगा बेटा, जैसे इस त्रिभुज में ये हुआ था, तो इस त्रिभुज में बताइए DEC में कौन होगा ऊंचाई, ये होगा DN। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे DN। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5। अब समीकरण 4/5, यहां पे आप लिखोगे समीकरण 4/5। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणे AE गुणे DN और 1/2 गुणे EC गुणे DN। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 से 1/2, DN से DN कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा बेटा AE और बटे में EC। इसे आप मानोगे समीकरण नंबर 6। बोलो, इतनी बात समझ में आई ना, है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जगह है ये, ठीक है बेटा, 1 मिनट बस। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये जो समीकरण 6 आया है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, ये 2 समांतर रेखा है, इसके बीच त्रिभुज BDE DEC या CDE 2 त्रिभुज बन रहा है। ये आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर,
कि जब दो समांतर रेखाएं हैं और इनका एक ही आधार है, तो एक ही आधार पर बने जितने भी त्रिभुज होंगे, बोलिए, ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो यही आपको लिखना है कि समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ लिखोगे दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। लिखेंगे अतः त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। बोलो, समझ रहे हो ना? या डी ई सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। एक मिनट, गड़बड़, थोड़ा लाइट सामने पड़ रही है ना? तो डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। इसे आप मान लो कि ये समीकरण नंबर 7 है। क्या है बोलो? समीकरण नंबर 7 है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से। 7 का मान समीकरण 3 में रखना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इधर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 7 का मान, या समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कहाँ बेटा? ये है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, ये समीकरण 3 में बी डी ई लिखा है ना, तो बी डी, ये डी है, ठीक है ना? गलत मत मान लेना, ये डी है। तो बी डी ई का क्षेत्रफल में डी ई सी का क्षेत्रफल, बोलो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी ई सी का, जहाँ पर बी डी ई है, देख लो इधर ध्यान से, जहाँ बी डी ई है, इस बी डी ई के स्थान पर हम लिखेंगे डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक, कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, हमने पहले समीकरण 3 लिख देंगे। यहाँ पर है ए डी और बटे में डी बी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। एक मिनट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बी डी ई के दर पर डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ए डी और बटे में डी बी। इसे आप मानोगे समीकरण नंबर 8। अब समीकरण 8 ध्यान से देखिएगा, समीकरण 6 और 8, 6 ये दिया गया है, 6वां समीकरण ये दिया है, और 8वां देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई, त्रिभुज डी ई सी, यहाँ पर सी होना चाहिए, तो डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। बताओ इसका बायां पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर? बोलो, इसका बायां पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर? बिल्कुल बराबर है।
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 तथा 8 से, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसे मिट देते हैं बेटा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे मैं मेट देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6 तथा 8 से, 6 तथा 8 से, तो समीकरण 6 तथा 8 से तुलना करेंगे। तो इसका बायां पक्ष 6 वाले का, इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष क्या है बोलो, बराबर है। तो जब इसका बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई, पहले उसे लिख लो ए डी, और बटे में हो जाएगा डी बी, बराबर ये हो जाएगा ए ई, बटे में हो जाएगा ई सी। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। देख लो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, यही हमें क्या करना था बोलो, सिद्ध करना था। ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लो इसे, बस 1 मिनट। तो यहां पर आप लिखोगे व्युत्क्रम से, किससे, व्युत्क्रम से। तो आप इसे व्युत्क्रम कर दो, पलट दो, यानी कि डी बी और बटे हो जाएगा ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा डी बी और बटे ए डी बराबर ई सी। 1 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 बराबर ई सी और बटे ए ई, इधर भी हो जाएगा +1। अब इधर बेटा इसका इधर गुणा करेंगे तो डी बी प्लस ए डी और बटे हो जाएगा ए डी, है ना। अब यहाँ बराबर इसका भी इधर गुणा करेंगे एक में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई सी और धन में ए ई और बटे हो जाएगा ए ई। अब जरा ध्यान देखो, डी बी धन ए डी, डी बी और ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे ए बी और बटे में ए डी। ई सी धन ए ई, तो ई सी धन ए ई ए सी के बराबर है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे ए सी और बटे ए ई। आपने इसे पलट दिया था, आप फिर से पलट दो तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः। तो ए डी बटे ए बी बराबर ए सी और सॉरी ए ई और बटे माँ ए सी। आप समझ जाना बेटा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। और इसे 2-3 बार अपने कॉपी में आप रिपीट करना, लिखना, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।